10th स्टैंडर्ड में है स्टेट बोर्ड में कैलोरीमेट्री के बारे में बेसिक डिस्कशन। क्या डिस्कशन है? जो अमाउंट ऑफ हीट का जो कैलकुलेशन है ना, किसी सब्सटेंस को जब अपन हीट देते हैं तो किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं अमाउंट ऑफ हीट में, ये बेसिक कैलकुलेशन 9th-10th स्टैंडर्ड में है। ये अपन अब उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, क्या क्या चीज है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं हमारे पास में। मान लो ये कोई सब्सटेंस है इस पे, ठीक है, और जब हम इस सब्सटेंस को हीट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं, क्या क्या हो सकता है बताओ जरा। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर बढ़ेगा और कलर चेंज हो सकता है। कलर चेंज हो सकता है। अभी हम कलर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे अब, ठीक है ना। और सर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में चेंजेस आते हैं, हाँ वो चेंजेस तो होते ही। तो उसी को अपन बोल दे रहे हैं ना टेम्परेचर में चेंज। मान लो इस सब्सटेंस का जो मास है वो m है और इसके कारण टेम्परेचर चेंज हो रहा है Ti डिग्री सेल्सियस से Tf डिग्री सेल्सियस तक। एक या तो टेम्परेचर चेंज होगा और स्टेट बदल सकती कि नहीं बदल सकती, टेम्परेचर वही रहे स्टेट बदल जाए, या फिर ये सब्सटेंस है, ठीक है, आपने हीट दिया डेल्टा क्यू, मास m है इसका, टेम्परेचर उतना ही है Ti डिग्री सेल्सियस से Ti डिग्री सेल्सियस है, बट ये मान लो सॉलिड से कहां पे चला गया, ये लिक्विड स्टेट पे चला गया, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट पे कन्वर्जन हो गया, या फिर लिक्विड स्टेट से कहां पे चला गया, गैसियस स्टेट पे चला गया, टेम्परेचर उतना ही है स्टेट बदल जाए। या फिर एक और केस हो सकता है कि स्टेट भी बदले और टेम्परेचर में भी चेंजेस आए, स्टेट भी बदले और टेम्परेचर भी चेंज हो, ठीक है, स्टेट भी बदले और टेम्परेचर में भी चेंज हो। मतलब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास में 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है या आइस है, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, यहाँ पे आपने हीट दिया डेल्टा क्यू, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया। या फिर आपके पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपने इस पे हीट सप्लाई किया और ये वाटर का टेम्परेचर राइज हो गया अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। या पहले आपने हीट दिया, स्टेट बदली और फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। कभी भी ये एक साथ नहीं होता कि स्टेट भी बदले और टेम्परेचर भी बदले, ऐसा कभी साथ में नहीं होता है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं है। या तो स्टेट बदलेगी फिर टेम्परेचर चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा फिर स्टेट बदलेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 0 से 100 डिग्री तक लेकर गए और फिर अब पानी का टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और ये 100 डिग्री सेल्सियस की फिर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो स्टेट बदलने के बाद टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने के बाद फिर स्टेट बदलेगी, ठीक है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा साथ में कि टेम्परेचर भी बदल रहा है और स्टेट भी बदल रही है, ठीक है। उसी टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे स्टेट बदलेगी, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो हीट देने से क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है या फिर स्टेट बदलती है। एंड व्हाट इज हीट, डेल्टा क्यू, हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपन ने पढ़े थे ना, ये क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर में चेंज होने का मतलब क्या चीज बता रहा है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो डाउट। टेम्परेचर में चेंज होने का मतलब क्या बता रहा है कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है ना, अपन हीट को क्या बोल रहे थे यहाँ पे, कौन सी एनर्जी है ये, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम को अपन हीट बोल रहे हैं।
तो जब हम बाहर से और हीट दे रहे हैं तो वो एनर्जी और चेंज हो रही है वहां, ठीक है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। तो जब आप हीट दे रहे हो तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको आप चेंज इन टेम्परेचर से भी मेजर कर रहे हो, या फिर आप उसकी जो स्टेट बदल रही है, जैसे आइस से आप वाटर में गए, जो स्टेट बदल रही है आप उससे भी मेजर कर रहे हो। स्टेट बदलने से क्या होता है, देखो स्टेट जब बदलती, जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर वही लिखा, आइस का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, देखो ये तो मॉलिक्यूल कौन से हैं, H2O, वाटर, H2O मॉलिक्यूल है आइस में भी और वाटर में, लिक्विड में भी, है ना। लेकिन आइस में H2O मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग होता है और लिक्विड फॉर्म में इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग होता है। आइस में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग है और वाटर में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आइस में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग है, वाटर में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग है H2O का। आइस में कुछ इस तरह से है कि उसकी डेंसिटी कम रहती है वाटर से, इसलिए आइस फ्लोट करता है। तो टेम्परेचर भले ही नहीं बदल रहा है, लेकिन जब आप हीट दे रहे हो तो वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को बदलता है। तो यहाँ पे हीट किसके काम में आती है, इट विल चेंज द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, और आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट सप्लाई करने से क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट विल चेंज मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज कर रही है। जब टेम्परेचर बदल रहा है तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में भी समहाउ चेंज हो रहा है, बट उतना चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन है उसको बदल रहा है। 0 डिग्री पे रैंडम मोशन कम होगा, 100 डिग्री पे रैंडम मोशन ज्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर बदलता है इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो वाइब्रेशन भी हो सकते हैं या फिर ट्रांसलेशन भी हो सकते हैं, रोटेशनल भी हो सकते हैं। जैसे गैसेस में तीनों टाइप के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन भी होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, रोटेशन भी होता है एंड वाइब्रेशन भी होता है, ठीक है। तीनों टाइप के मोशन हो सकते हैं गैसेस पे। तो जनरली हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन मोड भी इफेक्ट में आता है, रोटेशन तो होता ही है। अब गैसेस में अलग अलग टाइप की गैस है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा ले रहा हूं कि जब टेम्परेचर बदलता है तो मॉलिक्यूलर मोशन बदलता है, ठीक है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाला फैक्टर बदलता है। और जब टेम्परेचर सेम है, स्टेट बदल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर भी थोड़ा चेंज होता है, बट ज्यादा चेंज कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर ज्यादा चेंज होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, जब टेम्परेचर वही है, स्टेट बदल रही है, तो मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है, मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हो वो किसके काम में आती है, मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करने के काम में आती है। और जब टेम्परेचर बदलता है तो इनका रैंडम मोशन बदलता है, ठीक है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं, हीट क्या है, एनर्जी है, तो ये एनर्जी किसके काम में आ रही, दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट हो रही है अल्टीमेटली। ये भी किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये भी बेस्ड हो गया। तो जो एनर्जी है वो दूसरे काम में आ रही है, और किस तरह से काम में आ रही है दूसरे काम में, एक तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को बदलने के काम में आ रही है, या फिर उनके रैंडम मोशन को बढ़ाने की या कम करने के काम में आ रही है। टेम्परेचर कम होगा तो रैंडम मोशन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडम मोशन बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे रैंडम मोशन इंक्रीजेस, रैंडम मोशन increases, random motion increases, of course मॉलिकुलर जो बॉन्ड है या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे वो भी चेंज होती, बट आप उतनी चेंज नहीं होती जितना ज्यादा चेंज किसमें होता है, रैंडम मोशन पे होता है, ठीक है। एंड वैसे ही जैसे स्टेट जब बदलती है तो इंटर मॉलिकुलर अरेंजमेंट चेंज होता है, ठीक है। रैंडम मोशन भी चेंज होगा ऑफ कोर्स, बट ज्यादा चेंज कौन सा होता है, मॉलिकुलर अरेंजमेंट ज्यादा चेंज होता है। तो एक एनर्जी दूसरे फॉर्म पे जा रही है अल्टीमेटली, फिर से यहाँ पे।
तो ये चैप्टर में इस टॉपिक में भी अपन यही पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पे, कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उससे क्या होता है। तो अब बात करेंगे कि या तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज होता है या रैंडम मोशन चेंज होता है। तो अब ये हमारे दिमाग में रहेगा, इंटरनल है। अब अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन अपन देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। जैसे जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, क्या होता है स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से, बताओ जरा। स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, उसको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही अब हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट का फार्मूला चाहिए कि मान लो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बदला या कितना टेम्परेचर बदलना चाह रहे हो तो कितनी हीट लगेगी, या फिर किसी सब्सटेंस का जो स्टेट आप बदल रहे हो तो कितनी हीट लगेगी। तो अब हमें किस पे जाना है, ये अमाउंट ऑफ हीट के कैलकुलेशन पे हमको जाना है। समझ गए कि नहीं? समझ गए अमाउंट ऑफ हीट कितनी लगेगी, स्टेट बदलने के लिए कितनी लगेगी, टेम्परेचर में चेंज करने के लिए कितनी लगेगी। तो अब हम जाने वाले यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट के लिए। समझ गए? हेलो, कोई डाउट है तो पूछो अभी। हेलो, कोई डाउट है तो पूछो भाई, है क्या? अरे कोई सर डाउट एक है? बार चेक कीजिए ना। आयुष पड़वेकर, नया चैप्टर है। नहीं, उसी का टॉपिक है ना बेटा, वो वहां पे अपन ने टेम्परेचर का मेजरमेंट किए थे। अभी ये कैलोरीमेट्री मतलब उसी का पार्ट है ये अभी सब। है कुछ? कोई डाउट है अभी इसमें, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। तो अब हम अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट के कैलकुलेशन में ना थोड़ा अलग अलग तरह से करेंगे अपन। अमाउंट ऑफ हीट के कैलकुलेशन में अभी अपन मतलब पहले अपन पढ़ लेंगे जिसमें टेम्परेचर बदले, स्टेट ना बदले, स्टेट रिमेन्स द सेम। एंड जब हम हीट देते हैं कितनी हीट लगेगी, जिसपे स्टेट नहीं बदलेगी, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज अपन लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट में स्टडी करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। Now this is page number 2. Calculation of amount of heat required, है ना? If state remains the same. Calculation of amount of heat required if state remains the same. तो फर्स्ट केस आएगा calculation of amount of heat required if state remains same, if state does not change, ऐसा लिख देते, if state of substance does not change, state of substance does not change। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे ये अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करेगी अभी सोचते हैं अपन। सो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब हम अभी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं डेल्टा क्यू का, और ये यहाँ पे मैंने सब्सटेंस लिया सपोज, और इस पे अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसको समझने के लिए अपन कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया 5 ग्राम वाटर, ठीक है, और 5 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करना है।
तो सपोज इसमें हीट कितनी लग रही है यहाँ पे, एक्स हीट लग रही है यहाँ पे 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमें इसके टेम्परेचर को बढ़ाना, कितनी हीट लग रही, मान लो एक्स अमाउंट की हीट लग रही है। फिर मैंने यहाँ पे मास 5 ग्राम की जगह पे 10 ग्राम वाटर ले लिया, क्या अभी भी उतनी हीट लगेगी? 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए अभी भी उतनी हीट लगेगी कि ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? ज्यादा लगेंगे। ज्यादा लगेगी, ग्रेटर देन एक्स, है ना? अभी मास आपने बदल दिया, ज्यादा हीट लगेगी, उतना ही टेम्परेचर में चेंज लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मास 5 ग्राम है, हीट लग रही एक्स 10 से 20 तक, आपने 10 ग्राम लिया, ज्यादा हीट लगेगी। ठीक है, फिर अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 ग्राम ही रहने देता हूं और टेम्परेचर में चेंज अलग ला रहा हूं, मैं 10 डिग्री से सपोज 50 डिग्री सेल्सियस तक करना है, कितनी हीट लगेगी अभी? एक्स लगेगी कि एक्स से ज्यादा लगेगी? हेलो, ज्यादा। हाँ, अगेन इट इज ग्रेटर देन एक्स, है ना, ज्यादा लगेगी हीट यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे 5 ग्राम ऑयल ले लिया मैंने, 5 ग्राम ऑयल, और अब हम हीट दे रहे हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू, और टेम्परेचर में चेंज लाना चाह रहे 10 डिग्री से सपोज 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो अभी बताओ अभी कितनी हीट लगेगी? एक्स लगेगी, एक्स से ज्यादा लगेगी, एक्स से कम लगेगी? कैन यू प्रिडिक्ट? यहाँ पे वाटर था, आप प्रिडिक्शन ले रहे थे, यहाँ पे मान लो एक्स है, अमाउंट आपने ज्यादा ले लिया, उतना ही टेम्परेचर में चेंज लाना चाह रहे हो, ज्यादा हीट लगेगी। आपने मास उतना ही रखा, टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लाना चाह रहे हो, एक्स से ज्यादा लग रही है। आपने सब्सटेंस बदल दिया, तो क्या अभी जो अमाउंट ऑफ हीट है वो एक्स रहेगी कि एक्स से ज्यादा रहेगी कि एक्स से कम रहेगी? सोचो थोड़ा। सर एक्स से कम रहेगी। एक्स से कम, ज्यादा नहीं होगी क्या? एक्स रहेगी। क्या एक्स रहेगी। एग्जैक्टली परफेक्ट श्योरली बोल सकते हो एक्स रहेगी कि एक्स से कम रहेगी कि एक्स से ज्यादा रहेगी? श्योरली बोल सकते हो क्या? यहाँ पे सर श्योर हो, यहाँ पे तो आप श्योर हो ना? यहाँ सर इसमें डेंसिटी का कोई रोल रहता है क्या? बेटा डेंसिटी का रोल रहता है ये कुछ? डेंसिटी रोल आता है ना, मटेरियल का रोल है भाई, ऑयल के लिए अलग आएगा एंड बाकी चीजों के लिए अलग रहेगा। तो आप अब यहाँ पे श्योरली से नहीं बोल सकते हो इट मे बी एक्स और लेस देन एक्स और ग्रेटर देन एक्स, मतलब तीनों केस हो सकते हैं, अभी हम बता नहीं सकते कि क्या होगा। इट मे बी एक्स और लेस देन एक्स और ग्रेटर देन एक्स, मे बी इक्वल टू एक्स, मे बी लेस देन एक्स, मे बी ग्रेटर देन एक्स, डिपेंड करेगा कि ऑयल कैसा है। ठीक है, आप यही बोलोगे ना? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, अभी अपन प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कुछ, तो मे बी इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन एक्स और लेस देन एक्स, कुछ भी हो सकता है, अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो फिर अब थोड़ा सोचो कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, स्टेट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, ठीक है, इसके लिए अपन ये कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? सोच के बताओ जरा। सब्सटेंस। हाँ, मास। सब्सटेंस। देख इससे तो एक चीज ये पता चल गया ना, यहाँ पे 5 ग्राम है, यहाँ पे 10 ग्राम है, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट है ये किसके प्रोपोर्शनल है? मास के। हाँ या ना? अरे समझ गए? हेलो। यस सर। फिर दूसरा फैक्टर यहाँ पे देखो, आपने ये 10 डिग्री सेल्सियस और ये 10 से 50 तक लिए, 10 से 20 एंड 10 से 50, हीट बदल गई, मास उतना ही था। तो टेम्परेचर में चेंज कितना लाना चाह रहे हो इस बात पे भी ये डिपेंड कर रही है। तो अगेन इट इज डेल्टा क्यू इज अगेन प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर, समझ गए। फिर और तीसरा फैक्टर बताओ, और किस पे डिपेंड कर रही है हीट है वहां पे? अभी नेचर ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे आपने ऑयल लिया तो जो अमाउंट ऑफ हीट है ये भी बदल रही है। तो जो तीसरा फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर क्या है। और जब हम तीनों को कनेक्ट कर दें तो फार्मूला निकल के आएगा S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला निकल के आता है अमाउंट ऑफ हीट के लिए, जिसमें नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए अपन स्मॉल s टर्म डिनोट करेंगे, इसका एक स्पेशल नाम है और इसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई सब्सटेंस का मास कितना है। तो सब्सटेंस का मास हो गया m, फिर इसमें टेम्परेचर में चेंज कितना लाना चाह रहे हो, Ti डिग्री सेल्सियस से Tf डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका डेल्टा टी फैक्टर। तो जब किसी सब्सटेंस को अपन हीट सप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, चेंज इन टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? सर हाँ बोलो। सर वो जो फर्स्ट केस जैसे 5 ग्राम H2 है, अगर अपन चेंज इन टेम्परेचर वही रखे मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन अगर इनिशियल टेम्परेचर 30 रहा और 30 से 40 ले जाना रहा, तब भी हीट सेम लगेगी? नहीं, एक्चुअल में यहाँ जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है नेचर ऑफ सब्सटेंस जो ले रहे थे अपन, वो हाँ। टेम्परेचर के साथ बदलती है, तो फिर वो अलग आ जाएगा वहां पे, है ना। बट वाटर के लिए सेम फेज के लिए अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सेम लेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट वहां पे सेम ही लगती है। फिर अभी बता रहा हूँ मैं उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। जैसे 10 से 20 और 20 से 30 मतलब टेम्परेचर में चेंज सेम लाना चाह रहे हैं अपन, तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्मॉल s पे डिपेंड करेगा। समझ गए? हाँ। क्या बोले सर, आप इन्हें क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए। मैंने ये बोला बेटा कि अगर 10 से 20 तक लेके जा रहे हैं 5 ग्राम, उतना ही रहने दिए। अब 5 ग्राम ही है लेकिन उसको 20 से 30 तक लेके जा रहे हो, टेम्परेचर में डिफरेंस तो सेम ही है ना। टेम्परेचर में डिफरेंस सेम है 10 से 20 तक का और 20 से 30 तक का 10 डिग्री सेल्सियस का ही है। तो इसने बोला था कि क्या अमाउंट ऑफ हीट सेम लगेगी, तो जरूरी नहीं है। फिर अब ये किस पे डिपेंडेंसी आएगी, देखो फार्मूले में आपका m और मास तो बदलेगा नहीं, डेल्टा टी भी वही है। तो अगर स्मॉल s की वैल्यू बदल रही है टेम्परेचर के साथ में तो फिर अमाउंट ऑफ हीट अलग आएगी, और अगर s की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर अमाउंट ऑफ हीट कैसा रहेगा, वहां पे सेम रहेगा। ठीक है, यस सर। समझ गए? अभी कोई डाउट किसी को? किसमें ज्यादा होगी सेकंड और थर्ड केस में, ये निकालने के लिए तो अपन ये पूरा कहानी देख रहे थे। यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू किसके प्रोपोर्शनल है, मास के, फिर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर में चेंज के, फिर प्रोपोर्शनल आ रहा नेचर ऑफ सब्सटेंस के, तीनों को कंबाइन कर दिए तो ये फैक्टर आ गया तुम्हारा, ये फार्मूला निकल के आ गया। अब इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि किसमें ज्यादा हीट लगेगी, किसमें कम लगेगी, है ना। समझ गए? हेलो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी। कैपेसिटी है उस पे डिपेंड करेगा, जैसे 10 से 20 और 30 से 40 भी मान लो, मास उतना ही रहने दिया अपन ने, तो टेम्परेचर में चेंज उतना ही है, मास उतना ही है, लेकिन ये जो नेचर ऑफ सब्सटेंस में आपने कांस्टेंट लिख रहा है, ये कांस्टेंट अगर टेम्परेचर के साथ में भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदलने से स्पेसिफिक हीट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो अमाउंट ऑफ हीट उतना ही लगेगा। लेकिन अगर ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये बदल रही है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो फिर अमाउंट ऑफ हीट अलग हो सकती है। समझ गए? समझ गए अभी? सर मतलब अगर उसका स्टेट चेंज हुआ तो
नहीं, स्टेट भी चेंज ना हो, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टेट चेंज हो। एक्चुअल में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, जिसको मैं अभी, ये जो फैक्टर है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी बेटा टेम्परेचर के साथ में बदलता है, ये टेम्परेचर के साथ में बदलता है, ध्यान रखना। और दूसरा, ये प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि किस प्रोसेस से आप चेंज लाना चाह रहे हो, है ना। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस आपकी अलग है, मास भी उतना ही है, टेम्परेचर में चेंज भी आप उतना ही लाना चाह रहे हो, तो भी अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग लगती है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं ना, अभी मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ अभी, इसलिए अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हाँ सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। देखो, जो अमाउंट ऑफ हीट आ रही थी यहाँ पे, हमने जो फार्मूला बनाया अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड का, ये सब्सटेंस है, इस पे डेल्टा क्यू दिए अपन ने, एंड द फार्मूला इज एस इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला आ गया अमाउंट ऑफ हीट के लिए। आपने दिए अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर में चेंज हुआ टी आई डिग्री सेल्सियस से टी एफ डिग्री सेल्सियस, इसका मास है एम। तो फार्मूला क्या आ गया आपके पास में, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एस इंटू एम इंटू, ये कैपिटल एम स्मॉल एम जो भी लिखना आपको लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू डेल्टा टी। अब मैं टर्म यहाँ पे डिफाइन कर दूं, कौन सा टर्म क्या है। S is called specific heat capacity. Specific heat capacity, specific heat capacity of substance, specific heat capacity of substance. Capital M is mass of substance, and delta T is change in temperature, Tf minus Ti, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फैक्टर ये हो गए आपके, ये फार्मूला आ गया आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड का। एंड देन अब इसके बारे में अपन और समझ लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको अगर अपन डिफाइन करें तो इट इज डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, और इसकी यूनिट बन जाएगी एसआई यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो चेंज होता है टेम्परेचर में वो केल्विन स्केल में भी उतना ही होता है और डिग्री सेल्सियस स्केल में भी उतना ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला देखोगे तो जूल के लिए m1 l2 एंड t-2 डिवाइडेड बाय m1, और डेल्टा टी के लिए k या फिर थीटा यूज करते हैं, ठीक है। So the dimensional formula will be m to the power 0, l to the power 2, t to the power minus 2. It is either minus k या फिर minus theta to the power minus 1. तो कुछ बुक में k यूज किया गया, कुछ बुक में थीटा यूज किया गया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S के बारे में लिखा मैंने कि इट डिपेंड्स ऑन nature of substance and temperature। सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, किस रेंज पे आप ये कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, एंड टेम्परेचर रेंज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस एंड
process through which heat is supplied, किस प्रोसेस के थ्रू हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है, किस प्रोसेस के थ्रू आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है। तो एस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस and type of temperature of substance and process through which heat is supplied। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई करना, ठीक है। आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर को सेम रख के हीट सप्लाई करना। एडियाबेटिक प्रोसेस, कांस्टेंट हीट है ना। तो प्रोसेस अलग अलग होती हैं, ऐसी डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी कि सब्सटेंस का नेचर क्या है, ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है ना, प्लास्टिक है। तो आप किस टाइप का सब्सटेंस ले रहे हो उस पे ये डिपेंड करेगा। दूसरा उसकी टेम्परेचर रेंज क्या है, उस पे ये डिपेंड करेगा। तो अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन है तो जो फार्मूला है उसको आपको कैलकुलेशन में ये जो फार्मूला आ रहा था डेल्टा क्यू का, फिर आपको इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट टी आई से लेकर टी एफ तक, और ये फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी m इंटू डी टी लिख के करना पड़ेगा। ये ठीक है। तो यहाँ पे इफ s इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो या फिर s आपका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, तो आप फार्मूला ये वाला लिखना पड़ेगा आपको। ये फार्मूला कब यूज करोगे, अगर टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी है तो फिर आपको इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर ये वैल्यू टेम्परेचर के साथ में कांस्टेंट है तो आप सीधा इस तरह से यूज कर सकते हो। वैसे अगर ये कांस्टेंट है, मान लो मास तो कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो फार्मूला आपका यही रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें देखो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। बट रिमेंबर, स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती है, स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट पे डिपेंड नहीं करती है। ये डेफिनेशन करने के लिए या फिर आपको किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट निकालना है तो फिर उसके लिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ती है। जैसे हमने यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए क्या कर रहे थे, हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो निकाल रहे थे, लेकिन यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। वैसे स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती, हीट पे डिपेंड नहीं करती, सॉरी डेल्टा क्यू पे डिपेंड नहीं करती, ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती मटेरियल की। टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करती, बट अपन एक टेम्परेचर रेंज के लिए उसको कांस्टेंट मान कर चलते हैं। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप इस तरह से इंटीग्रेट करके टोटल हीट निकाल सकते हो। बट ये जो वैल्यू है इसको अगर आपको कैलकुलेट करना तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती और डेल्टा क्यू पे डिपेंड नहीं करती। जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, है ना। या फिर वायर का जो रेसिस्टिविटी होती है, वायर की रेसिस्टिविटी वायर की लेंथ पे डिपेंड करती है क्या, वायर के मास पे डिपेंड करती है क्या, नहीं। छोटे से कॉपर के टुकड़े की भी वही रेसिस्टिविटी होती है और बड़े से टुकड़े की भी वही रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो जो रेसिस्टिविटी है तो बिल्कुल वैसे ही ये वाला फैक्टर है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्क्रीनशॉट लो, और बता रहा हूँ उसके बाद फिर क्वेश्चंस पूछोगे तुम लोग। स्क्रीनशॉट लो स्टेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, हेलो। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी? हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव, है ना।
ये स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? अभी थोड़ा और बताने दो, फिर क्वेश्चन आंसर करना आप लोग, तो फिर और क्लियरिटी आएगी। थोड़ा सा और बताने दो, एक्सप्लेन करने दो इसको मुझे, तो और चीजें समझ जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। Now this is page number 4. जूल पर केल्विन। इसको समझने के लिए देखो, ये मान लो एक कॉपर का वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? रेजिस्टेंस का फार्मूला, ये कॉपर वायर मान लो, इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो जैसे रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय रो इनटू L बाय A। याद आया अभी रो क्या है यहाँ पे? रो याद आया यहाँ पे? रेसिस्टिविटी याद आया रेजिस्टेंस के लिए? हेलो हेलो, याद आया रेसिस्टिविटी? ये रेसिस्टिविटी तो कॉपर का जो छोटा टुकड़ा है या कॉपर वायर का बड़ा टुकड़ा है ना, ये भी कॉपर वायर मान लो और ये भी कॉपर वायर है, रेसिस्टिविटी सेम है कि अलग अलग रहेगी? रेसिस्टिविटी सेम है इसके लिए भी और इसके लिए भी, बट रेजिस्टेंस इज नॉट सेम। रेसिस्टिविटी कैसी? छोटा टुकड़ा लो चाहे बड़ा टुकड़ा लो, रेसिस्टिविटी सेम है। हाँ, लेकिन अगर आपको रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एल, ये करोगे। आप उस वायर का रेजिस्टेंस निकालोगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे, लेंथ से डिवाइड करोगे, तो पता चलेगा आपको कि रेसिस्टिविटी कितनी है। बट रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, ये जो रेसिस्टिविटी है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एंड इवन रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हो। तो वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये डेल्टा क्यू पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट आपका अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ हीट पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन कैलकुलेट करना तो फिर आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो एक्चुअल में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये जब आप अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन करते हो तो इसको लिखते हो, लेकिन इसको कैलकुलेट करना तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो S does not depend on amount of substance, ध्यान रखना, S does not depend on delta Q and M, इस पे डिपेंड नहीं करता ये। लेकिन फार्मूले में दिख रहा होगा कि यार हाँ, इसको तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, बट कैलकुलेट करने के लिए जरूरत होती, बट ये इस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने वाटर लिए, ये सपोज 5 ग्राम वाटर लिया मैंने, है ना, और सपोज मैंने यहाँ पे 10 ग्राम वाटर लिए, ठीक है, टेम्परेचर सेम रखा मैंने, सपोज ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे और ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 5 ग्राम वाटर एंड 10 ग्राम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसके लिए भी एस है और इसके लिए भी एस है। दोनों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 5 ग्राम वाटर की एंड 10 ग्राम वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ये सेम है ना, ये अमाउंट में डिपेंड नहीं करती। और मान लो इसके टेम्परेचर को 20 से 21 तक आप बढ़ा रहे हो तो भी ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है, ये डेल्टा क्यू पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर इसके टेम्परेचर को आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो डेल्टा क्यू आपका अलग अलग लगेगा। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अभी समझ गए? तो
कोई डाउट है तो पूछो, अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग करो इसमें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई डाउट है? सर ये डायग्राम फिर से रिपीट कर देना एक बार। कौन सा वाला बेटा? अभी आपने बताया सर। ये हाँ सर। देख, ये है 5 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 10 ग्राम वाटर, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिफिक हीट कैसी है? सेम है। हाँ, स्पेसिफिक हीट चाहे आप 1 गिलास पानी लो या 1 बकेट पानी लो या एक पूरी टंकी भर के पानी ले लो, स्पेसिफिक हीट नहीं बदलेगी, उतनी ही रहेगी। समझ गए? हाँ सर। हाँ, लेकिन अगर आप सब्सटेंस बदल दे रहे हो तो फिर स्पेसिफिक हीट बदलेगी। सब्सटेंस बदल दिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया, ये मैंने ऑयल लिया एंड इट इज सपोज 5 ग्राम ऑयल है और ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये वाली जो स्पेसिफिक हीट है इट इज नॉट इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल। ये ऑयल की स्पेसिफिक हीट है और ये इसके बराबर नहीं आएगी, क्योंकि आपने नेचर बदल दिया सब्सटेंस का। समझ गए? तो सब्सटेंस का नेचर बदलोगे तो स्पेसिफिक हीट बदलेगी, सब्सटेंस का अमाउंट बदलोगे तो स्पेसिफिक हीट नहीं बदलेगी। समझ गए अभी? हेलो? यस सर। हाँ, अभी कोई डाउट इस पे? और अगर 1 डिग्री से दोनों को रेस करना चाहे तो उसको स्पेसिफिक हीट क्या रहेंगे? क्या क्या? अगर 1 डिग्री से दोनों को रेस करना चाहे तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या रहेंगी? एक दूसरे को क्या करना चाहें? 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर दोनों का रेस करना, हाँ, तो उसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम रहेंगी? वही लिखेंगे, कांस्टेंट ही लिखते हैं जनरली। और अगर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है। देख, तो तुम्हारे पास में कैलकुलेशन के लिए 2 फार्मूले होते हैं। कैलकुलेशन के लिए एक तो ये है, अगर टेम्परेचर के साथ में ये नहीं बदल रहा है तो आपको ये यूज करना है, और अगर टेम्परेचर के साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदलती है तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ लिमिट, सुटेबल लिमिट। तो अगर s की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है तो आप सीधा सीधा कर लोगे। ठीक है? तो 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है तो आप ये फार्मूला लगा दो, डिपेंड कर रही है तो ये फार्मूला लगाओ। ये तो अमाउंट ऑफ हीट के कैलकुलेशन के लिए है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको क्वेश्चन पे दी रहेगी कि इस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है? जैसे कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको रेसिस्टिविटी पहले से पता होनी चाहिए। आप मीटर स्केल से लेंथ निकाल लो, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो। समझ गए अभी? सर रेजिस्टेंस और मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रिलेट करती है ना? देख, सेम नहीं है, मैंने रिलेट करने के लिए यहाँ पे बताया कि जैसे जो हाँ सर, रिलेट करने के लिए। हाँ, रिलेट करने के लिए, जैसे जो रेसिस्टिविटी है आपके घर में, जैसे मान लो कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर है, कॉपर का बर्तन है, कोई भी कॉपर का मटेरियल है, तो हर एक मटेरियल के आपके घर में जो भी चीज कॉपर की है उसकी रेसिस्टिविटी सेम है उस सेम टेम्परेचर पे। ठीक है? हेलो? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? ये रिलेट करने के लिए बताया मैंने। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन किसी जगह के लिए रेसिस्टिविटी निकालना तुमको लैब में कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, एक वायर ले लो, उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लो ओम्स लॉ से, V/I। फिर स्क्रू गेज ले लो, उससे आप डायमीटर मेजर कर लो, मीटर स्केल से लेंथ ले लो, तो आप बता सकते हो कि हाँ इसकी रेसिस्टिविटी इतनी है। तो वैसे ही जैसे किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट निकालना है तो कुछ अमाउंट ले लो, फिर उसके टेम्परेचर में एक चेंज लेके आओ। जैसे आप 10 से 11 डिग्री तक बढ़ा रहे हो, कितनी हीट लगी, ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो एक रफ एस्टिमेशन पता चल जाएगा कि उसकी स्पेसिफिक हीट इतनी है। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है? समझ गए अभी? हेलो? अरे कुछ तो बोलो भाई, समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ सर। अभी देखो, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। मैं यहाँ पे एक टेबल बता रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेबल।
देखो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ तुम लोगों के साथ में, जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम मटेरियल यहाँ दिया हुआ है। ये एसआई सिस्टम पे देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे। एल्युमिनियम के लिए 897 जूल पर केजी पर केल्विन, कंक्रीट के लिए, डायमंड के लिए, ग्लास के लिए, हीलियम के लिए, वाटर के लिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 4181 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब समझ गए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ गए कि 1 केजी वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए आपको? 4181 जूल हीट चाहिए, ये इसका मतलब है। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर नहीं, एक बार और बता दो। अरे अलग अलग मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती। देखिए ये जो टेबल, ये देखिए टेबल दिख रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सिलेक्टेड मटेरियल्स। जैसे एल्युमिनियम के लिए, कंक्रीट के लिए, ग्लास के लिए, डायमंड के लिए, वाटर के लिए, सब मटेरियल की अलग अलग होती है। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पे गिवन होता है ये, ठीक है? यस सर। हाँ, क्वेश्चन पे गिवन होता है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। जैसे रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में गिवन होती है कि इस मटेरियल कितनी है, या तो फिर आप कैलकुलेट करोगे इनडायरेक्टली, कुछ अमाउंट ले लोगे और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो या तो इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे या अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, तो फिर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन पे गिवन होती है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? जैसे पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मैं एक और स्क्रीन शेयर ले रहा हूं यहाँ पे। ये एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। देखो ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ग्राफ दिख रहा है। हेलो हेलो, यस सर। यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 350 डिग्री तक का ग्राफ बना हुआ है। तो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती वाटर की, वो लगभग लगभग कांस्टेंट है कि नहीं? पर थोड़ी थोड़ी बदलती है। और अरे समझ गए? देख ये ग्राफ दिख रहा है बराबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ग्राफ, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो 0 से 100 तक लगभग लगभग कांस्टेंट है। आइसोबेरिक हीट कैपेसिटी लगभग कांस्टेंट है, एंड आइसोकोरिक थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा डिक्रीज होती है, बट आइसोबेरिक लगभग लगभग कांस्टेंट है। हाई टेम्परेचर पे जाने पे आपको वेरिएशन ज्यादा दिखेगा, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी वाटर की। तो ये लगभग लगभग इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है? समझ गए अभी? तो मैं अब कुछ कैलकुलेशन पे जाऊंगा यहाँ पे। ये समझ गए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे पे कि कोई डाउट है अभी भी? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाँ सर। तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसके। 1 कैलोरी की डेफिनेशन अभी, व्हाट इज 1 कैलोरी? नाउ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी, ध्यान देना। व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure.
ये 1 कैलोरी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। 1 कैलोरी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअल में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 14.5 से 15.5 तक जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की वो 1 होती है। इसलिए 1 कैलोरी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यहां से निकाली गई है, ये ध्यान रखना। सो 1 कैलोरी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो ये होती है। क्लियर हो गया अभी कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर, हो गया। Now this is page number 5. देखो पेज नंबर 5 एक क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू टू डेल्टा क्यू ऑफ 20 ग्राम वाटर टू रेज its temperature from 30 degree Celsius to 80 degree Celsius। ये क्वेश्चन है। Find amount of heat required of 20 gram of water to raise its temperature from 30 degree to 80 degree Celsius। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या क्या चाहिए? अभी एक डेटा यहाँ पे मिसिंग है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्वेश्चन वाटर गिवन यहाँ पे दिया रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है वाटर की, तो ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O नहीं वाटर लिखना पड़ेगा, आइस की अलग होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको आप जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो 4.2, ये कैलोरी की जगह जूल बन जाएगा, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना तो 1/1000 केजी पर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये ऊपर जाएगा 3 बन जाएगा, तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में लिख सकते हो। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और ये वैल्यू को आप कैलकुलेशन करने के लिए इट इज टेकन कांस्टेंट, इट इज टेकन कांस्टेंट फॉर 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन करने के लिए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक के लिए आप इस वैल्यू को कांस्टेंट मान सकते हो, जब तक इसका फंक्शन नहीं दिया जाता क्वेश्चन में। तो आपको कांस्टेंट लेना है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी है, कांस्टेंट है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर दोगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा कैसा आएगा, यहाँ पे आपने वाटर लिया और कितने ग्राम वाटर लिया आपने, ये 20 ग्राम वाटर है, और इसके टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक आप बढ़ा रहे हो। कितनी हीट चाहिए ये मेजर करना है। तो फार्मूला क्या जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास इनटू डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, mass is 20 gram, and temperature difference, so final temperature is 80 degree minus 30 degree Celsius।
एंड इसको सॉल्व कर दोगे, देखो ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से कट जाएगा, तो 1 into 20 into 50 कैलोरी इज द आंसर एंड इट इज 1000 कैलोरी। और जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो 4.2 जूल से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल में भी इसका आंसर निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन ऐसे करना है, समझ गए? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं? समझ गया सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और जिसमें एक किसी सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है मान लो, तो फिर कैलकुलेशन कैसे करना है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। नाउ पेज नंबर 6, अगर मान लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे करना है? Find amount of heat required of 2 kg substance from 20 degree Celsius to 50 degree Celsius and given that जो specific heat capacity है it is 5 plus 0.2 into T, 5 into specific heat capacity, और ये सुइटेबल यूनिट इसकी दी हुई है, इस पे ये डिपेंड कर रहा है जहां पे सॉरी इट इज A प्लस BT के फॉर्म पे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो रही है, वेयर A एंड B आर सम कांस्टेंट हैं ये, है ना? तो अब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है और A की वैल्यू सपोज दे दिया यहाँ पे कुछ, A की वैल्यू सपोज इट इज 5 जूल पर kg पर केल्विन एंड B कांस्टेंट की वैल्यू 0.1 दे दिया है एंड इट इज इन जूल पर kg पर केल्विन स्क्वायर में, तो ये इनकी कांस्टेंट की यूनिट है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे यहाँ पे? तो अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन डेल्टा Q इंटीग्रेशन Ti से लेकर Tf S into m into dt लिखोगे और अभी वैल्यू पुट कर देना। तो इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस से आप 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हो, ठीक है? तो इट इज फ्रॉम 0 to 50 और ये कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे S की वैल्यू हो जाएगी A प्लस BT इंटू मास कितने kg दिया हुआ है 2 kg, इसको यहाँ लिखा रहने दो एंड इट इज dt। तो चाहो तो आप ये 2 बाहर निकाल दोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 2 तो बाहर आ गया आपका, इट इज 80 प्लस b इंटू टी स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट 20 से लेकर 50। अभी a और b की भी वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर इसका निकाल दोगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हेलो, यस अभी सर A वैल्यू और पुट B कर, की वैल्यू जो पूरी पुट करनी पड़ेगी 5J के अपन के A वाला जो है उसमें 280 प्लस BT स्क्वायर बाई 2 में। अरे वो तो फॉर्म देख, a प्लस BT का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 80 प्लस BT स्क्वायर बाई 2 आएगा ना? हाँ हाँ, अब यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर दो ना, पूरा अपर लिमिट लोअर लिमिट और a और b की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो ये वैल्यू अगर पुट करोगे पहले तो इट इज 5t प्लस 0.1 t स्क्वायर बाई 2 एंड 20 से लेकर 50। अभी समझ गया? यस सर यस सर। अभी लिमिट पुट करना, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, है ना? अपर लिमिट पहले 50 पुट करोगे टी की जगह पे और फिर लोअर लिमिट पुट करना सब्ट्रैक्ट करके। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पढ़े थे अपन ने वही करना है यहाँ पे। समझ गए अभी? हेलो, यस सर। ठीक है।
तो ये पूरा फाइनल आंसर तुम्हारा जूल में आ जाएगा, क्योंकि तुमने पूरा डेटा अपने एसआई सिस्टम पे लिया हुआ है, तो आंसर भी आपका जूल में मिल जाएगा पूरा। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट?